हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्केड वे में। दोस्तों, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था सौरमंडल और ब्रह्मांड के बारे में। सौरमंडल में जो कई आकाशीय पिंड सूर्य और ग्रहों के अलावा पाए जाते हैं, उनको किस किस नामों से पुकारा जाता है, एग्जामों में उनकी क्या भूमिका रहती है, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सौरमंडल में सूर्य और ग्रहों के अलावा जितने भी आकाशीय पिंड पाए जाते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे, और आज इसके इस चैप्टर में उनकी क्या क्या विशेषताएँ हैं और उनको ये नाम क्यों दिया गया है, उनकी स्थिति क्या है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे ताकि एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन हल हो सकें। दोस्तों, पहला अपना आज का जो चैप्टर है उसमें पहला वो है क्षुद्र ग्रह। दोस्तों, क्षुद्र ग्रह, इसको एस्ट्रॉइड बोला जाता है। क्षुद्र एस्ट्रॉइड, इसका उपनाम है अवांतर ग्रह। अवांतर ग्रह एग्जाम में कई बार सीधा पूछ लिया जाता है। क्षुद्र ग्रह को अवांतर ग्रह के नाम से जाना जाता है। एस्ट्रॉइड तो इसका इंग्लिश नाम है, यानी कि एस्ट्रॉइड क्षुद्र ग्रह को ही कहा जाता है, और इसका दूसरा नाम है, उपनाम कहा जाता है इसको अवांतर ग्रह। स्थिति, ये कहाँ पाए जाते हैं पूरे सौरमंडल में, क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड कहाँ पाए जाते हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। हमने सौरमंडल में पढ़ा कि मंगल और बृहस्पति, यानी कि जो बाह्यम ग्रह और आंतरिक ग्रह, उनको बीच में जो पट्टी है, मंगल ग्रह और बृहस्पति, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। बृहस्पति, जुपिटर, बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में ये पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है क्षुद्र ग्रह, अवांतर ग्रह, एस्ट्रॉइड कहाँ पाए जाते हैं, मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। निर्माण, एस्ट्रॉइड का निर्माण कैसे हुआ। ग्रहों का निर्माण हमने पढ़ा, सूर्य का निर्माण हमने पढ़ा, और एस्ट्रॉइड का निर्माण कैसे हुआ, एस्ट्रॉइड कैसे बने, ब्रह्मांड में एस्ट्रॉइड कैसे बने। तो इनका निर्माण का जो है वो है ग्रहों के विस्फोट से जो टुकड़े, यानी कि ग्रह में विस्फोट होता है। बिग बैंग के सिद्धांत के अनुसार जो मौजूदा ग्रह हैं उनमें विस्फोट, यानी किसी चीज़ में अगर हम हथौड़े से मारेंगे या किसी में विस्फोट करेंगे तो छोटे छोटे एक मोटा पिंड के अलावा छोटे छोटे टुकड़े छिटक जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये छोटे छोटे टुकड़े बने ही, और वो सूर्य के ग्रेविटी के और अपने चारों ओर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, इन्हीं को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। यानी कि इनका निर्माण कैसे हुआ, ग्रह के विस्फोट से उत्पन्न छोटे छोटे टुकड़े ही क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। क्षुद्र ग्रह कैसे बने, ग्रहों के विस्फोट से। ठीक है दोस्तों, सूर्य से कोई भी क्षुद्र ग्रह का निर्माण नहीं हुआ, यानी कि जो भी बने हैं वो ग्रह को जो विस्फोट होता है, उनके जो विस्फोट हुए हैं और उन्हीं से जो टुकड़े या धूलिए कण निकले छोटे छोटे, उन्हीं को एस्ट्रॉइड कहा जाता है या क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी से टकराने पर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, कभी कभी क्षुद्र ग्रह अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, उनकी वजह से कोई फिक्स ऑर्बिट नहीं होता है, वो मंगल और बृहस्पति के बीच में, लेकिन उनका कोई फिक्स अनियमित ऑर्बिट है उनका, और वो कभी कभी अपने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्या होता है, पृथ्वी अपनी ग्रेविटी की और गुरुत्वाकर्षण के कारण वो अपने और खींच लेती है, और कभी कभार ऐसी स्थिति होती है कि पृथ्वी से एस्ट्रॉइड टकरा जाते हैं। फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है, लाखों करोड़ों वर्षों में एक बार होती रहती है। तो ठीक है दोस्तों, वो एक विशाल गर्त बनाता है, यानी कि जहाँ भी पृथ्वी पे एस्ट्रॉइड टकराता है तो वहाँ पे एक विशाल गर्त यानी गड्ढा, अगर इस पर टकराएगा तो एक गड्ढा बन जाएगा। एस्ट्रॉइड अगर इससे टकराता है पृथ्वी, तो पृथ्वी की तरफ आने वाला कोई भी एस्ट्रॉइड इतनी गतिमान हो जाता है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, क्योंकि वो जब भी पृथ्वी पे आता है तो बहुत ही तीव्र गति से आता है, और वो एस्ट्रॉइड की वजह से जो बहुत गहरा गड्ढा या फिर उसको कह सकते हैं एक गर्त का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, गर्त का निर्माण करता है एस्ट्रॉइड और भारी तबाही मचाता है। पृथ्वी जब भी एस्ट्रॉइड का टकराव होता है वो भारी तबाही मचाता है। लोनार झील महाराष्ट्र में है, आपने कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। लोनार झील महाराष्ट्र में, जो क्षुद्र ग्रह की टकराव से ही लोनार झील जो लेक है महाराष्ट्र में, वो एस्ट्रॉइड के टकराव से ही या क्षुद्र ग्रह के टकराव से ही निर्मित हुई है। एकमात्र क्षुद्र ग्रह जो खुली आंखों से या नंगी आंखों से बिना दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। वैसे तो क्षुद्र ग्रह इतने काफ़ी दूर है, उनको नंगी आंखों से देखना मुश्किल है, दूरबीन या फिर शोधशालाओं से उनकी पर निगरानी की जाती है, वहीं से देखा जाता है। एकमात्र ऐसा उपग्रह कौन सा, एकमात्र क्षुद्र ग्रह कौन सा है जिनको नंगी आंखों से या खुली आंखों से कह सकते हैं बिना दूरबीन की सहायता से देखा जाता है, वो है फोरवेस्टा और
वेस्टा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फॉर वेस्टा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फॉर वेस्टा ये एस्ट्रॉइड है, क्षुद्र ग्रह, और इसको एकमात्र खुली आंखों से देखा जा सकता है, बाकी को दूरबीन की सहायता से ही देखा जा सकता है। बड़े आकार, क्योंकि ये एस्ट्रॉइड गोलीय पिंडों की तरह नहीं पाए जाते। जरूरी नहीं है कि ग्रहों की तरह इनका आकार गोलीय है ये, क्योंकि ग्रहों के विस्फोट से बने टुकड़े हैं, तो उनका आकार कैसे भी हो सकता है। ये लंबा भी हो सकता है, पहाड़ी नुमा भी हो सकता है, और ये कैसे भी हो सकता है। एस्ट्रॉइड यानी कि बड़ी बड़ी चट्टानों के टुकड़े हैं, और ये अनियमित हैं, तो ये कहीं तो बड़े बड़े भी पाए जाते हैं। इतने बड़े पाए जाते हैं क्योंकि इनकी लंबाई 100 किलोमीटर तक हो सकती है। सोचो 100 किलोमीटर का लंबा एस्ट्रॉइड अगर पृथ्वी से टकरा जाए तो पृथ्वी का क्या होगा, महान तबाही आ सकती है, लगभग पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती है। यानी कि आकार में, बड़े आकार में भी पाए जाते हैं, छोटे छोटे भी पाए जाते हैं, और ये लगभग 100 किलोमीटर तक के भी पाए जाते हैं। अनुमानित संख्या, ठीक है दोस्तों, अनुमानित संख्या है, क्षुद्र ग्रह की अनुमानित संख्या है 40,000। 40,000 क्षुद्र ग्रहों की अब तक के खोजों के अनुसार लगभग क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के जो बीच में चक्कर लगा रहे हैं वो पिंड, उनकी संख्या है लगभग 40,000, 40,000। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है नासा की, क्योंकि मैंने बताया था जब भी एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराता है तो भारी तबाही मचाता है, तो उससे बचने के लिए पूरी जो पृथ्वी के वैज्ञानिक है वो कहीं ना कहीं इसमें लगे हुए हैं कि अगर एस्ट्रॉइड से टकराव हो पृथ्वी, तो बचाव कैसे किया जाए, या फिर टकराव से ही बचा जाए कि एस्ट्रॉइड को पृथ्वी से टकराने से पहले ही उसका कुछ हल निकाला जाए। तो नासा ने 2015 में नासा अमेरिका की एक खगोलीय एजेंसी है, उसने एस्ट्रॉइड रिडायरेक्शन मिशन, एस्ट्रॉइड यानी कि क्षुद्र एस्ट्रॉइड रिडायरेक्शन मिशन, क्षुद्र ग्रह रिडायरेक्शन यानी कि मोड़ना, मिशन यानी कह सकते हैं आप इसको एक जो मिशन था नासा का 2015 में, यानी कि क्षुद्र ग्रह को मोड़ना, यानी कि क्षुद्र ग्रह को पृथ्वी से टकराने से पहले ही दूसरी दिशा में मोड़ना, ताकि पृथ्वी से टकराव से बचा जा सके। और इसी को नासा ने एक मिशन का नाम दिया था एस्ट्रॉइड रिडायरेक्शन मिशन। ठीक है दोस्तों, नासा ने 2015 में एक जो मिशन की स्थापना की थी, क्या थी, एस्ट्रॉइड रिडायरेक्शन मिशन। 2015 में ही 12 अप्रैल 2015 को आपने पाकिस्तान में एक मलाला यूसुफजई का नाम सुना होगा, जो एक स्टूडेंट थी 12-13 साल की, मलाला यूसुफजई। तालिबानियों ने इसके सिर में गोली मारी थी, आपको पता होगा, क्योंकि ये वहाँ पे स्त्री शिक्षा या लड़कियों की शिक्षा के ऊपर अभियान चला रही थी, और तालिबानियों को इसकी जो मिशन था, इसका जो अभियान था वो खटकने लगा। तालिबानियों ने, आतंकवादियों ने इसके ऊपर अटैक किया और इसके सिर में गोली लगी थी, और इसको तुरंत वहाँ उस टाइम पे प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे, उन्होंने एयर एम्बुलेंस से लंदन शिफ्ट किया गया था और उनकी जान बच गई। तो उसको इतना हीरो बना दिया गया है मलाला यूसुफजई को, इतना अच्छा काम था उसका कि उसको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, इसको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है मलाला यूसुफजई को। अब मलाला यूसुफजई को एस्ट्रॉइड से क्या मतलब, क्योंकि नासा ने 12 अप्रैल 2015 को 12/4/2015 को एक एस्ट्रॉइड था, एस्ट्रॉइड का नाम था 316201। दोस्तों ये नाम वैज्ञानिक नाम होते हैं, जैसे प्लूटो का नाम है 134 340,
प्लूटो का नाम ने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो ये एक क्षुद्र ग्रह था, एस्ट्रॉइड था ये, ठीक है। इसी एस्ट्रॉइड का नाम मलाला यूसुफजई रख दिया नासा ने, क्योंकि एक अच्छी मलाला यूसुफजई एक अच्छी सामाजिक कार्यकर्ता और एक समाज में एक अच्छा शांति का प्रतीक और शिक्षा के लिए अच्छी मानी जाती थी। और उसी के सम्मान में नासा ने 12 अप्रैल 2015 को एक एस्ट्रॉइड था, उसका नाम था 316-201, उसका नाम मलाला यूसुफजई रख दिया। मोस्ट क्वेश्चन है, पढ़ना जरूर और याद रखना, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात आती है 4 फरवरी 2018 की। ज़्यादा समय की पहले की बात नहीं है, थोड़े दिनों की पहले की बात है कि हमको ये सुनाई दिया जा रहा था पृथ्वी की तबाह होने वाली है, पृथ्वी में तबाही आने वाली है 2018 में। क्या था कारण? एक एस्ट्रॉइड पृथ्वी की तरफ तीव्र गति से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। तो पृथ्वी के जो वैज्ञानिक थे, खगोल शास्त्री थे, उनको आशंका था कि ये एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराएगा। लेकिन क्या होता है, ये एस्ट्रॉइड पहले ही पृथ्वी से काफ़ी दूर से गुजरा था, पृथ्वी से काफ़ी दूर से गुजरा था, पृथ्वी से टकराने से बच गई थी। और पृथ्वी एक तबाही आने से पहले ही ये दूसरी दिशा में मुड़ जाता है और इसको पृथ्वी से बच जाता है, ठीक है। क्षुद्र ग्रह का नाम, इस एस्ट्रॉइड का नाम क्या था? इस एस्ट्रॉइड का नाम था, जो पृथ्वी से टकराने वाला था 2018 में, वो था 2002 AJ 129, ठीक है दोस्तों। 4 अप्रैल 2000 की घटना है। लेकिन ये क्या होता है, पृथ्वी के पास से गुजरता है, पृथ्वी से पास से गुजरता है, दूर से ही निकल जाता है वो पृथ्वी, एक बार तबाही से बच जाती है। कितनी दूरी से गुजरता है ये गुजरता है 4.2 मिलियन किलोमीटर। मिलियन में है, इसको मिलियन में आप लिख सकते हैं 42 लाख किलोमीटर दूर से गुजरा। ये 42 लाख किलोमीटर कोई ज़्यादा दूर नहीं है। अगर ये पृथ्वी की तरफ बढ़ता है तो पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है और इसकी रफ्तार इतनी तेज़ होती है और पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती थी। अब ये जो 42 किलोमीटर है, इसको पूछा जाता है एग्जामों में, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि जो एस्ट्रॉइड की दूरी थी वो कितनी दूर थी। 2018 में जो एस्ट्रॉइड था 2001 129 AJ 129, वो थी जो पृथ्वी से चंद्रमा दूर है ना, उसके 10 गुना दूर थी ये, यानी कि 4 लाख के समथिंग चंद्रमा की दूरी है, 3,84,000 किलोमीटर, 4 लाख मान सकते हो आप, उसके लगभग 10 गुना इतनी दूर से गुजरा। तो ये एक खतरनाक स्थिति थी, ठीक है दोस्तों। तो क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड मंगल और बृहस्पति के बीच में। अब आती है दूसरा धूमकेतु और उल्का। देखो तीनों में डिफरेंट है, काफ़ी डिफरेंट है। एग्जामों में तीनों लगभग आपको सेम दिखाई देते हैं, किताबों में सेम दिखाई देते हैं। धूमकेतु क्या है और एस्ट्रॉइड क्या है और उल्का क्या है। अब समझेंगे धूमकेतु के बारे में। धूमकेतु के उपनाम, धूमकेतु का जो उपनाम है, पहली बात तो इसको कोमेट बोला जाता है, इंग्लिश नाम कोमेट, ठीक है दोस्तों। इसको बोला जाता है पुच्छल तारा। एग्जामों में धूमकेतु को पुच्छल तारे के नाम से जाना जाता है। आकाश की स्थिति, आकाश में ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं सौर मंडल के अंतिम छोर पे। जैसे ये छोटे छोटे ये अपने ग्रह हैं, चक्कर लगा रहे हैं, 8 ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। तो एस्ट्रॉइड कहाँ पाए जाते हैं? सौर मंडल के अंतिम छोर पे, यानी कि वरुण ग्रह के बाद में है। वरुण ग्रह लास्ट का छोर है सौर मंडल का। तो इनकी स्थिति देखो, स्थिति तीनों की पता करना पड़ेगा। क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में, फिक्स है इनका। और धूमकेतु पुच्छल तारे पाए जाते हैं सौर मंडल के अंतिम छोर पे, यानी कि कह सकते हैं वरुण ग्रह के बाद में। और सौर मंडल का अंतिम छोर वरुण ग्रह ये नेपच्यून है, तो वहाँ ये पाए जाते हैं। इनके अंदर क्या होता है? दोस्तों, जब सौर मंडल के अंतिम छोर की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या पाए जाते हैं? सबसे पहले तो इतना ठंड होता है वहाँ पे, बर्फीय टुकड़े, बर्फ से बड़े बड़े महान जो बड़े बड़े टुकड़े हैं बर्फ के, धूल मिट्टी, यानी कि जो आकाशीय धूल, नॉर्मल धूल नहीं कह सकते इस आकाश को, आकाशीय धूल, जो बड़े बड़े जो तारे हैं उनके जो
टूटने से, बिग बैंग के सिद्धांत के अनुसार जो काफ़ी धूल आसमान में छा गया था, उनके जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे की ओर खिंचाव के कारण ये पिंड बन गए बड़े बड़े, और इनमें सूर्य की दूरी के कारण इनमें बर्फ जमना स्टार्ट हो गई, ये काफ़ी विशाल बन गए। तो इनमें क्या पाए जाते हैं? धूल, मिट्टी और बर्फ के चट्टानें। सूर्य से काफ़ी दूर, सूर्य से इतनी दूर हैं ये क्योंकि ये सौरमंडल के अंतिम छोर में पाए जाते हैं। सूर्य से इनकी कभी टकराव की स्थिति नहीं हो सकती। ये कभी कभार सूर्य से, पृथ्वी से देखा जा सकता है, बाकी सूर्य के आसपास भटकने की इनकी इतनी क्षमता नहीं है क्योंकि ये सौरमंडल के अंतिम छोर में पाए जाते हैं। अनियमित कक्ष, हमने पहले भी कहा था, ये भी इनका भी अनियमित कक्ष है। इनका एक फिक्स है क्योंकि ये मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं, और धूमकेतु इनका अनियमित कक्ष है, यानी कि ऑर्बिट के अपना ऑर्बिट है ये सूर्य के वरुण ग्रह के बाद का ऑर्बिट सौरमंडल। तो ये कभी यहाँ से गुजर जाते हैं, कभी यहाँ से गुजर जाते हैं, तो कभी यहाँ से गुजर जाते हैं। इनका फिक्स जो ऑर्बिट कक्ष है वो फिक्स नहीं है। इनका जो परिक्रमण काल है वो अनियमित है। अनियमित होने की वजह से ही क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्काएं पृथ्वी के लिए खतरा होती है, हमारे सौर परिवार के लिए खतरा होती है। पुच्चल तारे का निर्माण। अब पुच्चल तारा इसको क्यों कहा जाता है? धूमकेतु को पुच्चल तारा इसलिए कहा जाता है, इसका कारण है पूंछ वाला तारा। नाम से जाहिर हो रहा है कि पुच्चल तारे को पूंछ वाला तारा कहा जाता है क्योंकि उसके पूंछ होती है। ठीक है दोस्तों, इसका पुच्चल तारे का निर्माण कैसे होता है हम समझ लेंगे इसको। कभी कभार क्या होता है, ये अनियमित कक्षा में चक्कर लगाते हैं धूमकेतु। ठीक है, अब ये क्या होता है, जैसे कभी कभार सौरमंडल की उसमें प्रवेश कर जाता है ये, सौरमंडल की उसमें सीमा में, और सूर्य की जो गुरुत्वाकर्षण है या सौरमंडल के पास से गुजरता है, जब इसको कह सकते हैं सौरमंडल के पास से गुजरता है ये धूमकेतु, तो सूर्य की गर्मी के कारण, बर्फिट तो बोला तो पहले ये धूमकेतु, और इसमें धूल के कण भी। अब सूर्य में इतनी गर्मी है तो इसके कारण ये सूर्य के पास में से जब गुजरता है तो ये गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और इसमें से बहुत गर्म फुकार पूरा लावा बन जाता है ये, और ये गति करता रहता है। तो इसमें से एक गैसीय फुहार निकलती है जो काफ़ी दूर तक फैल जाती है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी दूर तक फैल जाती है। कभी कभार बताया जाता है इसकी पूंछ, इसको पूंछ कहते हैं, यानी कि गैस जैसे रॉकेट चलता है, रॉकेट चलने के बाद से पीछे जो उसकी जो गैस वो है, प्रदूषण है, वो गैस हमने देखा होगा कहीं हज़ारों किलोमीटर तक वो फैल जाती है। रॉकेट तो निकल जाता है लेकिन उसकी जो गैस वो दिखाई पड़ती है। उसी गैस की तरह पुच्चल तारे की एक पूंछ बन जाती है। उसका कारण है सूर्य की गर्मी से उसमें फुहार निकल जाती है, यानी कि ये धूमकेतु इतना गर्म हो जाता है और ये पुच्चल तारे का निर्माण कर लेता है। कभी कभी ये पूंछ, क्वेश्चन बनता है, कभी कभी पूंछ का निर्माण, यानी कि जो गैस की फुहार निकलती है उसकी लंबाई होती है 1 लाख किलोमीटर। सोच सकते हो कितना बड़े होते हैं ये धूमकेतु। 1 लाख किलोमीटर तो इनकी गैसीय फुहार ही फैल जाती है। अब इसका कारण ये है जब भी पुच्चल तारा सूर्य के नज़दीक से, धूमकेतु सूर्य के नज़दीक से निकलता है और इसके पूंछ का निर्माण होता है, तो ये पूंछ हमेशा सूर्य से दूरी रहती है। इसका कारण है घूमने की गति, क्योंकि घूमेगा तो इसकी पूंछ ऐसे सूर्य से दूर, यहाँ पे पूंछा तो सूर्य से दूर, यानी कि हमेशा सूर्य की से दूर रहती है। ये भी एग्जामों में पूछा गया सवाल है कि पूंछ की जो डायरेक्शन है या स्थिति वो हमेशा सूर्य से दूर होती है, न कि ऐसे। अब जैसे ये है धूमकेतु, तो पूंछ इधर इस तरफ नहीं होगी, वो पूंछ उस तरफ होगी, क्योंकि गति इसके चारों तरफ कर रहा है तो वो पीछे छोड़ जाता है, गैस से धुआं को पीछे छोड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, दिखाई देने का समय धूमकेतु हमेशा अनियमित होते हैं। ठीक है, तो इनका जैसे एक धूमकेतु की बात करेंगे, अगर एक धूमकेतु दिखाई देगा ना एक बार हमारे सौरमंडल में, तो दोबारा उसको देखने का समय होता है 70 से 90 साल के बीच। यानी कि एक बार अगर धूमकेतु हमने देख लिया तो वो लौट कर आता है, क्योंकि ऑर्बिट में चक्कर तो लगाएगा ना, तो फिक्स ऑर्बिट तो है नहीं उसका, लेकिन वो लौट कर जरूर उसी ऑर्बिट में आता है, सौरमंडल के ऑर्बिट में। तो उसका जो समय है 70 से 90 साल। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बनता है 70 से 90 साल। इसमें सिर्फ और एकमात्र धूमकेतु में है हेली पुच्चल तारा। जो एक धूमकेतु था उसका नाम था हेली नाम दिया गया उसको, हेली। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे।
हेलीपुच्चल तारा, पुच्चल तारा सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो धूमकेतु जब तक सूर्य के संपर्क में नहीं आते, जब तक उनका पूंछ का निर्माण नहीं होता, जब तक उसको पुच्चल तारा नहीं कहते हैं। हेलीपुच्चल तारा, इसको पुच्चल तारा इसलिए कह दिया गया क्योंकि सूर्य के पास में आया और इसके पूंछ बनी और इसको नाम भी दे दिया गया हेली। और पृथ्वी पे रहने वाले वैज्ञानिकों को पता हुआ कि पुच्चल तारा है जो सौरमंडल में प्रवेश कर चुका है। तो ये कब देखा गया था, अंतिम बार कब देखा गया था, यानी कि सबसे पहले और अंतिम बार कह सकते हैं इसको, ये देखा गया था 1986 ईस्वी में, यानी कि जो 20वीं शताब्दी में जस्ट पिछली शताब्दी है 1986 में ही इसको देखा गया था। दोबारा कब दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों, दोबारा कब दिखाई देगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है धूमकेतु के ऊपर। दोबारा कब दिखाई देगा, 76 वर्षों बाद। पहले कब दिखाई दिया, 1986 में, प्लस 76 वर्षों में, फिक्स है ये 76 में ही। यानी कि धूमकेतु की एक विशेषता होती है, अनियमित होता है, दिखाई देने की कोई इसकी वो नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब धूमकेतु एक बार सौरमंडल में प्रवेश कर जाता है या पृथ्वी से दिखाई देता है तो वो लौटने की जो वापस लौटने की जो टाइम है वो फिक्स होता है। यानी कि अगर ये धूमकेतु अगर मान लो जैसे 1970 में दिखाई देता तो वापस इसमें प्लस 76 करते हैं हम, यानी कि अगर इसमें प्लस 76 करेंगे तो 2062, यानी कि लौटने का समय फिक्स है। जैसे सूर्य घड़ी है, घड़ी में सुई है 12 पे, अब ये घूम के आएगी तो फिक्स 12 घंटे में आएगी, ये फिक्स है इसका। तो इसी तरह धूमकेतु का लौटने का समय फिक्स है, वो है 76 साल। तो ये दोबारा दिखाई देगा भविष्य में 2062 में। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, आगामी समय में पुच्चल तारा हेली धूमकेतु कब दिखाई देगा, तो आंसर होगा आपका 2062। ठीक है दोस्तों, अनुमानित संख्या जिसके हमने पता किया, एस्टेरॉयड कितने हैं, एस्टेरॉयड है लगभग 40,000, बृहस्पति और मंगल के बीच में 40,000 एस्टेरॉयड घूम रहे हैं और वो नियमित कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। अनुमानित संख्या है इनकी लगभग 1 अरब, अरबों कह सकते हैं इसको आप, 1 बिलियन भी बोल सकते हैं इसको, 1 बिलियन, यानी कि 1 बिलियन के लगभग धूमकेतु हमारे सौरमंडल के अंतिम छोर पे पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। क्षुद्र ग्रह हमारा हो गया दोस्तों, धूमकेतु हमारा हो गया। अब आती है उल्का पिंड। आपने अच्छी तरह से देखा होगा, रात को टूटता हुआ तारा कहते हैं हम। जब रात में सोए रहते हैं छत पे तो हमको कई ऐसे तारे दिखाई देते हैं कि वो जैसे टूट रहा है और पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है और बहुत चमकीली लाइन में वो दिखाई देता है। उसी को हम उल्का और उल्का पिंड का नाम दिया जाता है। उल्का और उल्का पिंड में क्या अंतर है समझेंगे इसके बारे में। उपनाम, उल्का पिंड का उपनाम क्या है, इसका नाम है टूटता हुआ तारा, टूटता हुआ तारा। तारे का नाम इसलिए दिया गया है इसको, उपनाम, तारा नहीं है ये। उल्का एक क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, क्षुद्र ग्रह का हमने पढ़ा कि ग्रहों के विस्फोट से बनते हैं। धूमकेतु का हमने पढ़ा, धूमकेतु का क्या पढ़ा, आकाशीय धूल मिट्टी कण होती है जो ब्रह्मांड के जो अंतिम छोर में पाई जाती है, वो होती है, इसमें होती है कुछ बर्फीले टुकड़े होते हैं। बात होती है उल्का कैसे बनते हैं, ये दोनों ही निर्माण करते हैं इसका, क्षुद्र ग्रह प्लस धूमकेतु। जब ये अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं तो पीछे अपने कुछ धूल के कण छोड़ जाते हैं, यानी कि जहाँ से भी ये गुजरते हैं वहाँ पूरा मटेरियल साथ नहीं ले जाते हैं और ये अपने धूल के कण छोड़ जाते हैं। उन्हीं धूल कण को से उल्का पिंड बनती है और वही धूल कण कभी कभी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। वो धूल कण इतने दूर है, इतने छोटे हैं, होने को तो काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन पृथ्वी से देखा नहीं जाता। जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तभी उनको देखा जा सकता है। कारण ये है कि जब पृथ्वी के वायुमंडल में वो प्रवेश करते हैं तो उनकी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो जो पृथ्वी का वायुमंडल है वो ग्रेविटी में प्रवेश कर जाते हैं। पृथ्वी की तरफ जब ये बढ़ते हैं उल्काएं तो इनकी गति इतनी तेज़ होती है और ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, इतना घर्षण होता है इनके अंदर। आप कह सकते हो इसको, जो वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो इसमें आग उत्पन्न हो जाती है और ये एक जलने लग जाता है।
जब ये वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है तो पूरा एक गैसीय गोला बन जाता है और जल जाता है, और ये जलते ही एक लंबी लकीर के रूप में, यानी बहुत स्पीड से आता है और ये जलने लग जाता है, और ये टूटता हुआ तारे के रूप में रात को प्रतीत होता है, हमारे को दिखाई देता है जैसे कोई तारा टूट के पृथ्वी की तरफ आ रहा है। उसको बोलते हैं हम उल्का, समझ रहे हो, उल्का उसे बोला जाता है जो गैसीय ब्रह्मांड में, सौरमंडल में गैसीय जो धूल कण होते हैं वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, और जो पृथ्वी में के वायुमंडल प्रवेश करने के कारण जो घर्षण होता है, घर्षण से उत्पन्न जो आग के रूप में दिखाई देता है उसी को हम उल्का कहते हैं। अब दोस्तों दूसरा इसमें ही बनता है उल्का पिंड। क्या होती है उल्का? तो समझ लिया कि वो पृथ्वी से नहीं पहुंचा, वायुमंडल में जल के राख हो गया वो, ठीक है दोस्तों, यानी कि वो पृथ्वी पे नहीं पहुंचा, वो वायुमंडल में जल के राख हो जाता है, पृथ्वी को कोई नुकसान हुआ नहीं हुआ उसमें, और वो पृथ्वी के वायुमंडल के घर्षण के कारण जल के राख होकर धुआं उड़ के उड़ जाता है। अब क्या होता है उल्का पिंड, जिससे कहीं बड़े टुकड़े होते हैं, उल्काओं के कहीं बड़े टुकड़े होते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है, ये प्रवेश कर गया पृथ्वी के वायुमंडल में। अब क्या होता है ये पूरे नहीं जल पाते, घर्षण के कारण पूरे नहीं जल पाते, और कुछ इसके टुकड़े या कुछ पिंड बचा हुआ जो उल्का में से वो पृथ्वी पे पहुंच जाता है, पृथ्वी पे पहुंच जाता, उसी को उल्का पिंड कहते हैं। पृथ्वी पे नहीं पहुंचने पे जो पृथ्वी के वायुमंडल में जल के राख हो गया उसको तो उल्का कहते हैं, और जो टुकड़े पृथ्वी के वायुमंडल में जलने से बच के पृथ्वी पे पहुंच जाते हैं उसको उल्का पिंड कहते हैं। अनुमानित संख्या दोस्तों, अनुमानित संख्या क्या है? इनकी हमने पढ़ा कि क्षुद्र ग्रह की लगभग 40,000 संख्याएं और 1 अरब हैं धूमकेतु। अब ये अनुमानित संख्या, इनकी कोई अनियमित संख्या है, अनियमित या अनलिमिटेड, क्योंकि ये गैसीय धूल के कण हैं, क्योंकि जहाँ से भी क्षुद्र ग्रह गुजरते हैं, धूमकेतु गुजरते हैं, उनके पीछे पीछे असंख्य हैं, इनकी कोई अनुमान नहीं है, क्योंकि यह इतने हैं धूलीय कण हैं सौरमंडल के, तो इनकी कोई संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज का चैप्टर अपना इतना ही है, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु और उल्का पिंड के बारे में हमने समझा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे और हम आपकी जो पढ़ाई के मामले में सहायता करते रहें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी।